बेटा कल अपन ने जो है YDIC पढ़ा था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था। तो उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है वो चालू करते हैं। और बोलूं क्या हो गया बंदा ना, चलो चलूंगा मैं। हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है, सबसे पहले फ्रिंज विड्थ चलते हैं अपने पास, ठीक है। फ्रिंज विड्थ इट इज डिनोटेड बाय बीटा। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ आप जानते ही हैं, विड्थ ऑफ फ्रिंज इज कॉल्ड ए फ्रिंज विड्थ। तो सिंपल डेफिनेशन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो फिजिक्स के हिसाब से बेसिक डेफिनेशन है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। जैसे थर्ड एंड फोर्थ के बिटवीन कितने गैप है, या फिफ्थ एंड सिक्स्थ के बिटवीन कितना गैप है, इट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, ठीक है। अब अपन चलते हैं, इट इज डिनोटेड बाय बीटा। 1 सेकेंड। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ। मेजरमेंट है ऑफ फ्रिंज विड्थ, ठीक है। पहले डायग्राम देख लेते हैं भाई, उसके बाद में अपन चलेंगे। हाँ भाई देखो, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अपन चलते हैं, जो डायग्राम है कल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था उसी का है। कल जो पढ़ाया था वो वेव डायग्राम था, ये जो है रे डायग्राम है। क्लियर है? देखो कल वैसा का वैसा ही है भाई। ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स हो गया, 2 कोहेरेंट सोर्सेज S1 एंड S2 हो गया, वो स्क्रीन हो गई अपने पास। तो अपने को सबसे पहले क्या कर रहा है भाई अजय, फ्रिंज ब्राइट और डार्क साइज सेम हो है या क्या? हाँ भाई, ब्राइट एंड डार्क अभी इसमें पढ़ेंगे अजय, ठीक है ना। और इक्वल भी होती है, डिफरेंट भी होती है। तो कब इक्वल होती है कब डिफरेंट होती है बेटा, इसी से एक दो टॉपिक हैं इसके इंटरफेरेंस के, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ भाई, सबसे पहले चलते हैं, सपोज दैट ए मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ठीक है। Two sources S1 and S2 are produced by source S, clear, and interference pattern can be seen on a screen. According to theory of Huygens, every point of wavefront
is behave like as a source for secondary wavelets, so that a secondary wavelet emitted from S1 and S2, ठीक है, are superposed to each other on screen and formed interference pattern on a screen. P पॉइंट पर देखो, फर्स्ट रे जो है S1P ले ली, सेकंड रे क्या ले ली अपन ने, S2P ले ली, ठीक है। ये दोनों अपने पास वहां पर सुपरपोजेज होती है एंड एनी डार्क और ब्राइट फ्रिंज बनाती है। एनी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज इसलिए बोली है कि कोई सी भी अपने को पता नहीं है कौन सी बन रही है, फिफ्थ बन रही है, सिक्स बन रही है, या सेवंथ है, या थर्ड है, तो एनी डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज वहां पर बन जाती है। क्लियर। अब अपन एक दो चीजें बता देता हूं। यहां पर सेंट्रल फ्रिंज होगी मिड पॉइंट पर, तो डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज इज टेकन एज ए y। ये भी क्लियर। आगे अपन चलें। डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज टेकन एट स्मॉल डी, तो ये स्मॉल डी लिख दिया अपने पास। नेक्स्ट अपन चलते हैं कैपिटल डी। कैपिटल डी इज डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज एंड स्क्रीन, तो इन दोनों के बिटवीन का जो अपने पास डिस्टेंस होगा इट इज टेकन एज ए कैपिटल डी। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है अपने पास इसमें यहां तक तो। नेक्स्ट अपन आगे चलें। देखो बेटाओ, सबसे पहले तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, ये डैश डैश करके ले लिया। सपोज दैट कि ये एंगल कितना ले लिया मैंने, थीटा। कुछ भी ले सकते हो अपने मन से हिसाब से, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें। एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा थीटा फाई साइन नीटा, जो भी लेना हो वो कोई भी ले सकते हैं। हाँ, अब अपन चलते हैं यहां से। ये तो बात हो गई एंगल लेने की। नेक्स्ट अपन एक चीज चले यहां से। वन रे S1P एंड सेकेंड रे क्या हो गई, S2P हो गई। ज्यादा लेंथ किसकी है, S2P की। देखो एक बार, ये S1P हो गई, ये S2P हो गई, तो ज्यादा लेंथ किसकी हो गई, S2P की हो गई। तो पार्ट डिफरेंस भी होगा इन दोनों के बिटवीन में, तो अपन लिखेंगे पार्ट डिफरेंस, पाथ डिफरेंस बिटवीन S1P एंड S2P, it is delta is equal to S2P minus S1P। अब पार्ट डिफरेंस फाइंड करने का मेथड बता देता हूं मैं, बहुत इजी है भाई। जैसे अब ये दो अंगुलियां हैं, इनमें से एक बड़ी और एक छोटी है, तो ये बड़ी वाली जो है वो एक्स्ट्रा कितनी बड़ी है कैसे निकालोगे, यहां तक की लेंथ नाप लो, जो एक्स्ट्रा हुई वो निकाल लो, है ना। कई बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि यहाँ से काट देते हैं, सर की अंगुली जो बच गया ना वो होगा। तो ये काम जो है ना तुम्हारी अंगुली के साथ ही करना भैया, है ना। उसमें कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो एक्स्ट्रा आएगा ना टुकड़ा, वो पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। अब यहां से कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ P से यहाँ तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लेते हैं। मान लो कि 8 सेंटीमीटर है अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, यहां से 8 सेंटीमीटर तक नाप लेंगे, यहाँ पर कोई पॉइंट लगा देंगे भाई अपने पास। एक सेकेंड, हाँ अब अपन चलें। देखो तो यहां से अपने पास 8 सेंटीमीटर हो गया मान लो, तो यहां से 8 सेंटीमीटर नाप लेंगे, जहां पर आएगा वो पॉइंट यहां पर लगा देंगे। मान लो कि ये यहां पर आ गया, ये पॉइंट हो गया ए। यहां से यहां इस लाइन को ये एड ज्वाइन कर लो भाई अपने पास। अब अपन देखें S1P एंड AP, ये दोनों इक्वल हो गई कि नहीं हो गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास। यहां से ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये राइट एंगल हो जाएगा अपने पास। पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा ये बताओ, S2A के इक्वल। पार्ट डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, S2A के इक्वल। समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, बता देना, नहीं तो चलें अपन। सो दैट पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स इज S2A। इट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? हाँ भाई, अब अपन एक चीज चलें, ये एंगल थीटा देन ये एंगल भी थीटा होगा भाई। क्यों होगा? इट इज बाय ज्योमेट्री होगा। कैसे होता है मैं बता देता हूं। ये ले लें अपने पास, ये रे ये लाइन हो गई,
सपोज दैट कि पी पॉइंट जो है ना वो ओ की साइड में शिफ्ट हो रहा है अपने पास। पी पॉइंट जो है किस साइड में शिफ्ट हो रहा है, ओ की साइड में शिफ्ट हो रहा है। जब पी पॉइंट ओ की साइड में शिफ्ट होगा देन ए पॉइंट किस साइड में शिफ्ट होगा ये बताओ। ए पॉइंट यूं शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, तो S2 की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। एंड इफ P point is shifted at O then A point is shifted at S2। मतलब यह है कि अगर P point कंप्लीटली ऊपर शिफ्ट हो जाता है, मतलब P point वाली लाइनें जो है यहाँ आ जाती है, देन A point कंप्लीटली कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, वो S2 पर शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में ये एंगल कितना हो जाएगा ये बता दो, 0, क्योंकि ये लाइन जो है ना यहाँ आ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 0, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि ए पॉइंट भी कहां पर शिफ्ट हो गया अपने पास, देखो S2 पर शिफ्ट हो गया। फिर बता देता हूं मैं, ये लाइन जो है ना ये यहाँ शिफ्ट हो गई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 0। अब P जो है O पर शिफ्ट होगा, तो ए कहां पर शिफ्ट होगा, S2 पर शिफ्ट होगा। S2 पर शिफ्ट होगा तो ये एंगल 0 होते ही ये एंगल भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब बोथ एंगल्स आर इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय सेम वैल्यू। तो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए अपने पास, दोनों इंक्रीज भी साथ हो रहे हैं और डिक्रीज भी साथ हो रहे हैं, तो एंगल्स आर सेम। क्लियर। अब अपन चलते हैं बेटाओ, देखो ये ट्राइंगल है, थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल है, हाइपोटेनस एंड बेस हो गया। एक ट्राइंगल है अपने पास, देखो S1 S2 A है, अपोजिट साइड टू थीटा, ये परपेंडिकुलर, इसके अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा बताओ, हाइपोटेनस हो जाएगा, और ये जो बच गया वो बेस हो जाएगा। हमेशा जो है ना भाई, कोई भी ट्राइंगल हो उसमें ऐसे मन मर्जी से ही बेस और ये नहीं मानने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जो है ना तुम लोगों की आदत पड़ी हुई है, ये लो तुम तो ये मानते हो, बोले ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, जबकि सही मेथड क्या होता है मैथमेटिक्स में कि जो अक्यूट एंगल होता है उसके अपोजिट साइड में जो साइड होती है वो तो होती है परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट होती है वह हाइपोटेनस, जो बच गई वो बेस होती है, और ये रूल काम करता है, इससे दिक्कत भी नहीं आती है, नहीं तो दिक्कतें ही दिक्कतें रहती है। कई बार तुम मानते हो कि वो परपेंडिकुलर है, पता चलता है कि वो तो बेस है अपने पास। तो ये देखो अपने पास, अब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, और वो क्या हो गया, बेस हो गया। तो ये फॉर्मूला ज्यादा सही है, अपने को मैथमेटिकली सही चलना चाहिए, टेक्निकली। बाय ट्राइंगल देखो S1 S2 A, इसमें अपन साइन थीटा फाइंड करेंगे भाई, S1 S2 A साइन थीटा फाइंड करें, देन क्या रहेगा बताओ, S2 A अपॉन S1 S2 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा, S1 S2 का वैल्यू कितना है D, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल देन क्या होगा, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा, देन शर्मा थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, थीटा इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन डी, इट इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं, एक ट्राइंगल और ले रहा हूं, बाय ट्राइंगल ओ डैश ओ पी, इसमें टेन थीटा फाइंड करते हैं भाई, देन y अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, ये रहा टेन थीटा, तो y अपॉन है कैपिटल डी, टेन थीटा इज नियरली टेकन एज ए थीटा, सो दैट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन डी, इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो एक बार, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, left hand sides are equal so that right hand sides are also equal, then we get y upon d is equal to delta upon d। अब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद में मैं आगे चलूंगा भाई। हो गया भाई, चलो जी भाई।
देखो भाई बच्चों, ये आया y अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल डी। y इज इक्वल टू डेल्टा D अपॉन D। ये रिलेशन बिटवीन y डेल्टा कैपिटल D एंड स्मॉल d है भाई। एक चीज मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूं। अरे राहुल, रिपीट वंस अगेन। तो तू तो यार पहले बोलता। क्या रिपीट करना था? मैंने तो सारा ही मिटा दिया आपको। रिपीट क्या करना है ये बता। डायग्राम रिपीट करना है तो डिराइव करना है। तू पहले बोला ही नहीं, तूने मैसेज कर देता जब मैं कह रहा था ना स्क्रीनशॉट। तो मैंने सारा ही इरेज कर दिया इसमें से। कहाँ दिक्कत है? एक बार वापस मैसेज कर दे, है ना। हाँ भाई, y इज इक्वल टू क्या आएगा? डेल डी अपॉन डी। मैं पहले ही बता देता हूं, ये फ्रिंज विड्थ नहीं है भाई। इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी फ्रिंज फ्रॉम ए सेंट्रल फ्रिंज है भाई। इट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम ए सेंट्रल फ्रिंज ऑफ ए एनी फ्रिंज है। तो इससे अपन केवल डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। बाकी जो है अपन इसी में आगे चलते हैं भाई। देखो, ये तो बात हो गई यहां तक फॉर ए ब्राइट फ्रिंजेस। देखो भाई, एज वी नो फॉर ब्राइट फ्रिंजेस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? एन लैम्बडा होता है अपने पास स्टार्टिंग से। अच्छा, स्टार्टिंग से चल डायग्राम से बता देता हूँ, फिर ट्राइंगल से तू देख लेगा। हाँ भाई, एक मिनट बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूँ। सपोज दैट ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स S है, उससे टू सोर्स S1 एंड S2 बना लिए हमने। ये लाइट रे S1P हो गई, ये लाइट रे S2P हो गई, दोनों सुपरपोजेज होती है एंड P पॉइंट पर अपने पास है कोई भी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। सपोज दैट कि वहां पर कोई भी nth डार्क और ब्राइट फ्रिंज बन जाती है, कोई सी भी, पांचवी छठी सातवीं जो भी है। डिस्टेंस ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज इज टेकन एज y हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स इट इज टेकन एज कैपिटल D एंड डिस्टेंस बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज टेकन एट स्मॉल d। यहां तक तो आ गया समझ में। उसके बाद में अपन चलें S1P एंड S2P। इनमें से ज्यादा लेंथ किसकी है? S2P की ज्यादा लेंथ है, तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस कैसे निकालोगे? डेल्टा इज इक्वल टू S2P माइनस S1P हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस का मेजरमेंट कर लें। मान लो कि 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से 8 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लगा दो। ये पॉइंट 8 सेंटीमीटर पर हो गया, तो जो बची हुई डिस्टेंस है वो पार्ट डिफरेंस हो गया कि नहीं हो गया? देन पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा बताओ? S2A आ गया। ये तो बात हो गई यहां तक की। ये बीच वाला ट्राइंगल है, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होता है। इसको यूं समझ लो, ये देखो, ये मान लो कि ये एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ये भी एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, ये भी एक लकड़ी का टुकड़ा ले लिया, यूं समझ लो। वो P पॉइंट जब नीचे आएगा तो तीनों लकड़ी के टुकड़े नीचे की ओर शिफ्ट होंगे कि नहीं होंगे? अपने पास नीचे की ओर शिफ्ट होंगे, इसका मतलब एंगल डिक्रीज होगा। उस समय ये पॉइंट जो है ना किस साइड में शिफ्ट होगा? S2 की साइड में शिफ्ट होगा। तो थीटा ये डिक्रीज होगा तो वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। और जब P पॉइंट एग्जैक्टली ऊपर आ जाएगा तो ये एंगल भी जीरो होगा और ये एंगल भी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। दोनों एंगल एक साथ इंक्रीज एक साथ डिक्रीज होंगे, सो दैट बोथ एंगल्स आर इक्वल बाय ज्योमेट्री। उसके बाद में तो ट्राइंगल लेना है। थीटा के अपोजिट साइड में तो ले लोगे टेन थीटा, इसमें साइन थीटा निकाल लेना। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किए तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। एनी डाउट? अब कोई डाउट हो तो बता देना। ये y अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन स्मॉल डी। y इज इक्वल टू डेल्टा d अपॉन डी। इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी ब्राइट और डार्क फ्रिंज फ्रॉम ए सेंट्रल फ्रिंज। नेक्स्ट अपन चलते हैं। हाँ भाई, फॉर ब्राइट फ्रिंज पार्ट डिफरेंस डेल्टा इज टेकन एज एन लैम्बडा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया y इज इक्वल टू एन लैम्बडा d अपॉन डी। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। किसी भी nth ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं भाई।
nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले अपन चलें फॉर nth ब्राइट फ्रिंज yn इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? फर्स्ट। nv तो y1 हो जाएगा, सेकंड है तो y2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको समझने में। अब मैंने ये बताया था फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या थी? डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो ये nth फ्रिंज है तो इसके जस्ट आगे वाली फ्रिंज कौन सी हो जाएगी? n+1 हो जाएगी। कैसे? जैसे 6th है तो इसके नेक्स्ट फ्रिंज कौन सी हो जाएगी अपने पास? 7th हो जाएगी। कोई रूल नहीं है भाई n+1 ही लें, n-1 भी ले सकते हैं, दोनों ही चलता है। क्योंकि जैसे 5th एंड 6th और 5th और 4th तो डिस्टेंस सेम आएगी कि नहीं आएगी, यही अपन प्रूव भी करेंगे। या जे पूछ भी रहा था कि क्या ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस सेम आती है, तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज की विड्थ चाहे वो डार्क हो चाहे ब्राइट हो इक्वल आती है भाई YDSE में। उसका रीजन भी है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज में लेते हैं। तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स अगर आप यूज में लेते हैं देन फ्रिंज विड्थ ऑफ एनी डार्क एंड एनी ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल। ठीक है, तो इक्वल होती है उसका एग्जांपल YDSE है। इक्वल नहीं होती है इसके बाद वाले टॉपिक्स हैं, मैं उनमें फिर याद दिला दूंगा। ठीक है, चलो जी भाई। हाँ भाई, ये तो हो गया nth ब्राइट। इसके जस्ट आगे वाली बोलो क्या होगा? फॉर n+1th ब्राइट फ्रिंज क्या लिखोगे बोलो? yn+1 इज इक्वल टू n+1 लैम्डा d अपॉन d। इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ n था तो n के प्लेस में n+1 रखो, यहाँ भी n+1, यहाँ भी कितना हो जाएगा? n+1 हो जाएगा। देन फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी ये बताओ? फ्रिंज विड्थ है बोलो भाई बीटा इज इक्वल टू yn+1 माइनस yn। तो बताया था जैसे 6th एंड 5th एंड 4th इनके बिटवीन का डिस्टेंस है, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट वैल्यू रखो, देन बीटा इज इक्वल टू n+1 लैम्डा d अपॉन d माइनस n लैम्डा d अपॉन d। क्या कॉमन आ रहा है बोलो? लैम्डा d अपॉन d कॉमन है। n+1 माइनस n ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। देन बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d अपॉन d। इक्वेशन नंबर थर्ड, इट इज फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें फॉर डार्क फ्रिंजेस। फॉर डार्क फ्रिंजेस as we know part difference is equal to 2n-1 lambda by 2, so that for nth dark fringe, nth डार्क फ्रिंज के लिए अपने पास कुछ ही नहीं करना है, यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू रख दीजिएगा। देन वी गेट y dash n is equal to 2n-1 lambda by 2 d upon d। इट इज इक्वेशन नंबर 4। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, तो कुछ ही नहीं किया है, डेल्टा का वैल्यू रख दिया। इससे आप किसी भी डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस जो है फाइंड कर सकते हैं। मान लो 7th डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो क्या लिखोगे? यहाँ पर 7th लिख देना, आंसर आ जाएगा अपने पास। नेक्स्ट इसके जस्ट नेक्स्ट वाली फ्रिंज बोलो भाई, फॉर n+1th डार्क फ्रिंज क्या रहेगा? y dash n+1
इज इक्वल टू 2n+1 -1 इंटू क्या आएगा लैम्डा डी अपॉन 2d। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे तो आएगा 2n+2 -1 and lambda d upon 2d and y dash n+1 is equal to 2n+1 lambda d upon 2d। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 5th हो गया। यहां तक तो क्लियर है अपने पास? पीछे से समझाइए, कहां से समझाऊं? राहुल पीछे से कहां से ये बता देना। डायग्राम से समझाई दिया, अब पीछे कहां से कौन सी जगह से समझाए हैं अपन? और फिर भी दिक्कत आती है ना तो मेरे मोबाइल पे तो मैसेज भेज देना फॉर ए ब्राइट फ्रिंज। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, आप जानते हैं ब्राइट फ्रिंज के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू एन लैम्बडा होता है। y का वैल्यू बोलो, y इज इक्वल टू डेल्टा डी अपॉन डी हो जाएगा, ये एन लैम्बडा हो जाएगा। देन y इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन डी हो जाएगा। nth ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी? yn इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके जस्ट आगे वाली फ्रिंज कौन सी हो जाएगी? n+1 में हो जाएगी, तो y n+1 लैम्बडा डी अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, देन फ्रिंज विड्थ आप जानते हैं कि 6th माइनस 5th कर दो या 7th माइनस 6 कर दें तो क्या रहेगा? बीटा इज इक्वल टू yn+1 माइनस yn हो गया अपने पास। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वैल्यू रखें n+1 लैम्डा डी अपॉन डी माइनस n लैम्डा डी अपॉन डी, कॉमन ले लें लैम्डा डी अपॉन डी, n+1 माइनस n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। आगे आ जाओ आप डार्क फ्रिंजेस के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, देन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 2n-1 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। आगे चलें nth, तो यहाँ पर n डार्क फ्रिंज के लिए डेल्टा का वैल्यू रखें उसमें, देन कितना होगा? y डैश n इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d हो जाएगा। इसके जस्ट आगे वाली जो फ्रिंज होगी वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी n+1। तो n के प्लेस में अपने को क्या रखना है? केवल n+1 रखना है भाई। जैसे ही आप n के प्लेस में n+1 रखोगे यहाँ पर तो 2n+1 -1 हो जाएगा, 2n+2 -1 इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2d हो जाएगा। सॉर्ट आउट किया, ये तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देन फ्रिंज विड्थ कितनी रहेगी भाई? मैंने फ्रिंज विड्थ बीटा डैश इज इक्वल टू y डैश n+1 माइनस y डैश n बाय इक्वेशन 4th and 5th we get बीटा डैश इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा डी अपॉन 2d माइनस 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा? लैम्डा डी अपॉन 2d कॉमन, देन ये हो गया लैम्डा डी अपॉन 2d, 2n+1 माइनस 2n+1 आ गया, साइन चेंज कर दिया, 1 and 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन क्या लिखोगे? बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया। बाय इक्वेशन कौन सा था? 3rd and 6 बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, सो दैट इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट width of every bright and every dark fringe is always equal। ये प्रूव कर दिया कि एवरी डार्क एंड एवरी ब्राइट फ्रिंज की अपने पास जो विड्थ होगी वो इक्वल आती है। ये इसका एग्जांपल भी हो गया। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, एग्जाम में जो है ना ये क्वेश्चन में 2 तरीके से आता है। फर्स्ट में तो ये पूछता है अपने पास है कि डिराइव ए फॉर्मूला ऑफ ए फ्रिंज विड्थ, ठीक है ना, बाय यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिराइव ए फॉर्मूला ऑफ ए फ्रिंज विड्थ बाय YDSE। उस केस में आप इसके जस्ट पीछे वाला जो टॉपिक पढ़ाया था ना उसका डायग्राम बना देना, वो पूरा होगा। उसके बाद में
यहां से ये ब्राइट फ्रिंजों का पूरा काम करना है भाई, क्योंकि यहां तक माना जाएगा। तो जो अभी इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ाया था वो करना है, उसके बाद में यहां तक करना है। एक दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो यूं आता है, प्रूव दैट फ्रिंज विड्थ ऑफ ए डार्क एंड ब्राइट इन YDSE इज इक्वल। तो इसमें दोनों ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज को इक्वल प्रूव करना है। तो उसका मेथड ये है कि पहले यहां से चालू कर देना फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज में यहां तक पहुंच गए, फिर डार्क फ्रिंज में यहां तक पहुंच गए, थर्ड एंड सिक्स से दोनों को इक्वल कर देना। ये अपने पास दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कैसे आएगा वो बता ही दिया है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे भाई। चलो जी भाई, लिख दिया अजय ने। हाँ भाई, नेक्स्ट अपन चलें, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, ये रिजल्ट आ गया। अब एक बार आप देखो कि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड करती है, बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, सो दैट फ्रिंज विड्थ इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो गया अपने पास, ठीक है। अब देखें, लैम्डा इंक्रीज देन बीटा ऑल्सो इंक्रीज होगा। कलर्स में आ जाएं आप, विबग्योर होता है भाई, lambda of red is more than lambda of violet, so that beta for red is more than beta for a violet. तो maximum fringe width is for a red color and minimum fringe width is for a violet color। आ गया समझ में अपने पास? ये तो बात हो गई डिपेंडेंस ऑन कलर्स। नेक्स्ट अपन चलते हैं फ्रिंज विड्थ इन वैक्यूम। वैक्यूम में फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? देखो भाई, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी। इन मीडियम क्या होगा अपने पास? बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डैश डी अपॉन डी, बिकॉज आप ये जानते हैं कि मीडियम में किस में चेंज आता है? वेवलेंथ में चेंज आता है एंड वेलोसिटी में भी चेंज आता है। देन इक्वेशन नंबर सेकंड, बीटा अपॉन बीटा डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन डी, लैम्डा डैश डी अपॉन डी, ये इससे कैंसिल आउट। देन वी गेट बीटा अपॉन बीटा डैश is equal to lambda upon a lambda dash. As we know, wavelength decreases in medium, so that सबसे पहले lambda dash is less than lambda, so that beta dash is less than beta. Then fringe width decreases in a medium in compare of a vacuum, so that fringe width decreases in medium। देखो भाई, तुम्हारे बुक में क्वेश्चन भी है, उसमें यह है, इफ ए Young's apparatus is dipped into water, then what is change in a fringe width?
तो अपने को लिखना है कि इन मीडियम फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस बिकॉज वेवलेंथ आल्सो डिक्रीजेस। क्लियर। आगे अपन चलें, बीटा डैश अपॉन बीटा, ये भी लिख सकता हूं मैं, लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा। एज वी नो लैम्डा डैश अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एन, इट इज रेफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, सो दैट बीटा डैश, सॉरी बीटा, ये उल्टा कर देता हूं भाई, लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश है ये ना, बीटा डैश, so that beta upon beta dash is equal to n, and we get beta dash is equal to beta upon n। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन फॉर वाटर, है ना, फॉर वाटर n इज इक्वल टू 4/3, देन वाटर में कितनी डिक्रीज होगी बताओ, 4/3, देन 3/4 ऑफ बीटा, 3/4 का मीनिंग 75% हो गया, सो दैट इट इज 75% ऑफ बीटा। देन अपन ये भी कह सकते हैं कि फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस बाय 25% और बिकम 75% इन वाटर इन कंपेयर ऑफ वैक्यूम। ठीक है, टाइम इज ओवर, आप स्क्रीनशॉट ले लें, 10-5 सेकंड बचे हैं, क्लास खत्म, बाकी बचा हुआ कल कराएंगे। थैंक यू।